हाँ जी स्टूडेंट्स, आई थिंक सब लोग आ गए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट लेसन में एक चीज कही थी कि एवरीबॉडी इज सपोज्ड टू मेक हिज और हर स्टडी प्लान फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सब लोग अपने लिए एक स्टडी प्लान बनाएं, क्योंकि जब आप अपना खुद का स्टडी प्लान बनाएंगे ना तो आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, आपको ज्यादा आइडिया होगा कि मैंने कैसे काम करना है। ठीक है, आप एक बेटर पोजीशन में होंगे। अच्छा, इसमें मुझे काफी स्टूडेंट्स ने भेजे हैं और बहुत अच्छे बनाए हैं। उनमें मुझे जो सबसे अच्छा लगा है ना, ये एक एस्पिरेंट ने भेजा है, ये मैंने नहीं बनाया और ये बहुत कमाल इन्होंने बनाया। जो मैं स्केच करना चाह रहा था ना, ये इन्होंने मुझे बना के भेज दिया। मेरा आज प्लान था कि मैं बोर्ड पे क्लास कंडक्ट करूं, लेकिन मुझे ये एक ऐसा जो है ना वो मिल गया कि ये समझे मैंने बोर्ड पे यही लिखना था। एक दो चीजें इसमें मैं ऐड करूंगा, लेकिन ये बहुत परफेक्ट स्टडी प्लान जो है इन्होंने बना के दिया है हमें। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मैं आपको पहले इसका ओवरव्यू दे दूं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पढ़ना क्या है। मैंने आपको कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो आपका फंडामेंटल लॉ है, और ये आपके जितने भी लॉ होते हैं ना उन सब को सपोर्ट करता है। आप ये कह लीजिए कि बाकी सारे लॉ जो है आपके वो इसी से निकलते हैं, और इसका जो एक्चुअल टास्क होता है वो स्टेट को चलाना होता है। आपकी स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेट का फंक्शन है, उसको चलाना होता है। अच्छा, अब हमने ये करना है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को पढ़ रहे होंगे तो आपने अपने माइंड में स्टेट का कॉन्सेप्ट रखना है। जब आपके माइंड में स्टेट का कॉन्सेप्ट होगा ना तो ऑटोमेटिकली आप चीजों को स्ट्रीमलाइन करते जाएंगे। देखिए, जैसे मैं इसकी स्कीम को बताता हूँ कि यहाँ से हमने सबसे पहले बात करनी है स्टेट। ठीक है, हमने स्टेट की डेफिनेशन जो है वो हमारा आर्टिकल 7 जो है हमें बता रहा है। हमारा आर्टिकल 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का स्टेट की एक डेफिनेशन भी बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला पॉइंट तो आप ये देख लीजिए कि स्टेट को हमारा आर्टिकल 7 डिफाइन कर रहा है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है वो क्या होगी। ठीक है, स्टेट के लिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक स्टेट के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। जैसे उसमें सबसे पहले आपका लेजिस्लेचर, नंबर 2 पे एग्जीक्यूटिव और नंबर 3 पे जुडिशरी। अच्छा, अब ये 3 जो है ना मेन पिलर है एक स्टेट के। हमने देखना है कि जो हमारा पूरा पाकिस्तान का सिस्टम चलेगा ना वो इन 3 जो मेजर डिपार्टमेंट है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। ठीक है, अब जैसे देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का, इसके ना सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पार्ट्स बना लेते हैं। जैसे ये जिन्होंने मुझे भेजा इन्होंने पार्ट्स बनाए हैं। हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 12 पार्ट्स हैं। ठीक है, आपके ये टोटल 12 पार्ट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में आए हैं। इसके 7 शेड्यूल्स हैं, 280 आर्टिकल्स हैं, और एक साथ में एनेक्स जो है वो अटैच हुआ है। एनेक्स होते हैं सप्लीमेंट के तौर से जो है वो लगाया जाता है। हमारी वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको वहां पे अटैच किया गया। पहले तो आपने ये पूरा एक स्केच बना लेना। पहले हम इसके जो 12 पार्ट्स है ना उनकी बात कर लेते हैं कि वो 12 पार्ट्स क्या है। जो 12 पार्ट्स बने वो क्या है। देखिए, सबसे पहला जो पार्ट इसने हमें बताया ना वो इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, कि हमें इसने इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया, ये पार्ट 1 है जो कि इंट्रोडक्टरी है। ठीक है, अब इंट्रोडक्टरी में अगर आप देखें तो आपके पहले 6 आर्टिकल्स इसमें आ जाते हैं जो कि आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देंगे कि इसमें आपने करना क्या है। जैसे आपने इसमें ये कहना है कि जी हमारी स्टेट जो है वो इस्लामिक स्टेट होगी, सबसे पहला हो गया। फिर आप कहेंगे कि जी हमारी स्टेट का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा, ये इसका इंट्रोडक्शन में आ गया। फिर इसी तरह से आपने उसमें राइट्स, लिबर्टी ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें जो बात की हैं ये आर्टिकल 6 तक आपने इसको इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। स्क्रीन शो हो रही है भाई? कोई मुझे कंफर्म करेगा कि स्क्रीन शो नहीं हो रही? यहाँ से तो मुझे तो लग रहा है कि शो हो रही है। कोई और कंफर्म कर दे प्लीज, स्क्रीन मेरी शो हो रही है या नहीं हो रही है। ये जिनकी नहीं हो रही है ना वो आप ऐसा कीजिए कि आप रीजॉइन कर लीजिएगा। ठीक है, वो नेट में सब टाइम प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से वो रुक जाती है। एनीहो जी, पहला इंट्रोडक्शन का 6 आर्टिकल्स हमने पढ़ने होंगे, और वो आपने इंट्रोडक्शन ज़हन में रखना है कि क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है उसकी मेन चीजों को आपने उसमें अंडरस्टैंड करना होगा। इसका मतलब है अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आए ना कि आपको लगे यार ये तो हमें इसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो पार्ट 1 में होगा, और पहले 6 आर्टिकल जो है वो इसको डील करेंगे। उसमें भी जो आर्टिकल 6 है ना वो बेसिकली ये बताएगा कि अगर कोई इस
कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर देगा, इसको तोड़ देगा, तो उसको भी क्या सजा देगी, ये भी आपको शुरू में बता दिया गया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट 6 आर्टिकल में आपको पार्ट 1 के अंदर उसने इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप चलते हैं ना पार्ट 2 पे, पार्ट 2 जो है वो आपने देखना है कि फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब होता है जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली अमेंडमेंट्स हुई थी वो सारी फंडामेंटल राइट के लिए थी, यानी टोटल अगर उनकी जो अमेंडमेंट है उसका 1/3 अगर मैं कहूँ ना अमेंडमेंट जो हुई थी वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए हुई थी, इतनी इंपॉर्टेंट ये होती हैं। तो आपका पार्ट 2 जो है वो फंडामेंटल राइट और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को डील करेगा। अब ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर कहीं पे कोई हमारे राइट्स की बात आ रही है या कोई ऐसी चीजें जो हम राइट के तौर से क्लेम नहीं कर सकते लेकिन फ्यूचर में हम उनको इंप्लीमेंट करेंगे, या अगर कोर्ट जो है वो समझती है कि ये कंसिडर होना चाहिए, वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बन जाएंगे कि फ्यूचर में हम कैसे चलेंगे। ठीक है जी, क्लियर। 2 पार्ट हो गए, पहला इंट्रोडक्टरी, दूसरा पार्ट जो हो गया वो आपके फंडामेंटल राइट और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का हो गया। एनी कंफ्यूजन, यहां तक किसी को इश्यू है तो मुझे बताइए। एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में है तो ओके, आगे चलते हैं जी। अब आ जाइए जी पार्ट 3। ये आपने इसी तरह से पहले एक पूरे का पूरा स्केड्यूल बनाना है। मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूं कि जब तक आप शुरू में ये चीजें नहीं करेंगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन की समझ नहीं आएगी, और जब तक खुद नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये जैसे आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप खुद बनाएंगे, खुद लिखेंगे। पार्ट 3 की बात करते हैं। अच्छा जी, वेरी गुड जी, शाबाश, जिन्होंने मुझे भेजे हैं बहुत अच्छे बनाए। अच्छा, पार्ट 3 में आ जाए ना, अब हम जो हमारी जो स्टेट है ना उसकी बात कर रहे हैं जी, कि हमारी स्टेट जो है वो एक फेडरल स्टेट होगी। ठीक है, यानी हमारी जो स्टेट होगी वो फेडरल स्टेट होगी। तो पार्ट 3 आपकी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को डिफाइन करेगा कि पाकिस्तान की जो फेडरेशन है ये कैसी होगी। अब अगर आप देखें ना तो आपके सिलेबस के अंदर, आपके एएसजे के अंदर, मेरे एक पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक ये जो आपका पार्ट 3 है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। ना सिर्फ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करनी है तो ये पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपकी पूरी ग्रिप होनी चाहिए। इसके आगे फर्दर फिर चैप्टर बन जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारे 2 हिस्से मजीद हैं, मजलिस शूरा, ठीक है, उसको हमने इसमें डिस्कस करना है, और फिर हमने फेडरल गवर्नमेंट की बात करनी है। ये 3 आगे इसके फर्दर चैप्टर बन जाएंगे। ये मैं ना जब रिवीजन करेंगे ना तो उसमें फिर मैं इसको इंशाल्लाह हम ऐसे लेक्चर रखा करेंगे कि एक लेक्चर के अंदर हम कोशिश किया करेंगे कि 4 5 पार्ट जो है वो रिपीट कर लिया करें, उनको पढ़ लिया करें। फिर उसमें मैं इंशाल्लाह बोर्ड पे पढ़ाया करूंगा, थोड़ा मौसम बेहतर हो जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये इधर मैं बैठा हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, मैंने तो फिर मैं जो है ना वो बोर्ड पे करवाया करूंगा, जरा इजी हो जाएगा। नंबर 4 पे आ जाइए। पार्ट 3 हो गया फेडरेशन का। फेडरेशन में आपने 3 चीजों पे फोकस करना है। नंबर 1 जो आपका हेड होता है प्रेसिडेंट, नंबर 2 आप जाएंगे कि मजलिस शूरा क्या है, पार्लियामेंट क्या है, और नंबर 3 पे आप फेडरल गवर्नमेंट की बात करेंगे। और सीक्वेंस देखते जाए, ये ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना जबरदस्त फ्लो में ये लेके चल रहा है आपको। पार्ट 4 में आ जाए, देखिए पहले फेडरेशन की बात कर ली, फेडरल गवर्नमेंट की बात कर ली, अब हम प्रोविंसेस पे आ जाएंगे, ठीक है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे आ जाएंगे। ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 आपको बताता है कि आपके प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट बननी है वो किस तरह से बननी है, उससे रिलेटेड जो भी अफेयर है वो आपको आपका पार्ट 4 बता रहे हैं। ओके, अच्छा, जो आगे इसका नंबर 5 आता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का रिलेशनशिप है। पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो आप पढ़ रहे हैं ना, फेडरेशन और प्रोविंसेस को, कि इनका आपस में क्या रिलेशन बनता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या डायरेक्शन प्रोविंसेस को दे सकती है, कौन सी चीजें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या कौन सी चीजें जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, यानी इनके एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना उसको डील करेगा आपका पार्ट 5। पार्ट 5 आपको बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के दरमियान जो एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा उसको आपने देखना है। इसके भी आगे फर्दर 3 चैप्टर है, ठीक है, उन तीनों चैप्टर्स को हम जो है वो पढ़ेंगे
और उसकी सारी स्कीम को हम देखेंगे। अभी फिलहाल आप एक ओवरव्यू देख लें। पार्ट 5 पे आ जाए। पार्ट 5 सॉरी हमारा हो गया इन दोनों का रिलेशनशिप बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस हो गया। अच्छा आगे चलते हैं जी पार्ट 6 पे। अच्छा पार्ट 6 जो है ना, ये जिन्होंने भी बनाया ना बड़ा जबरदस्त उन्होंने बनाया, और उन्होंने उस पार्ट 6 को यहाँ पे नहीं लिखा बल्कि ये साइड पे लेकर आ गए। ये बहुत अच्छा किया। ये जो 3 आपके पार्ट है ना, ये बिल्कुल ही आप कह लीजिए कि ये थोड़ा सा इनका मिजाज डिफरेंट है तीनों का। वैसे पार्ट 6 जो है वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या जो कॉन्ट्रैक्ट आपकी गवर्नमेंट कर रही है दूसरी जो कंट्रीज के साथ, या जो ऑडिट आपका कैसे हुआ करेगा, ठीक है, ये जो एजी ऑफिस वगैरह, इन सब का जो है वो आपका पार्ट 6 में जो है वो चला जाता है। यानी पार्ट 6 को इन्होंने सेपरेट कर दिया, और आपने भी जब प्रिपेयर करना है तो इसको ऐसे ही रखना। इसके बाद आ जाए जी पार्ट 7 पे। अच्छा पार्ट 7 जो है ना, ये हमारा क्या है जी, बताएंगे मुझे कोई? पार्ट 7 ये तो सबको पता होना चाहिए। पार्ट 7 किस चीज से रिलेट करता है जी? पार्ट 7 टाइप करें, जुडिशरी से जी, ये हमारे से रिलेट करता है जी, हमारा ये कंसर्न है जी पार्ट 7। अब याद रखिएगा पार्ट 7 पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका पार्ट 7 है ये आपकी जुडिशरी के बारे में है, ठीक है। अब जुडिशरी को आपने देखना है कि किस तरह से वो होगी। उसमें सबसे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स की बात की जाएगी, जनरल जी, बिल्कुल ठीक है सबने, यानी जनरली हम डिस्कशन करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगी कोर्ट्स की, हायरार्की कैसे होगी कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट सबसे आपकी सुपीरियर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोविंशियल लेवल पे आपकी हाई कोर्ट्स आ जाएंगी, या फेडरल शरीयत कोर्ट आ जाएगी। ये सारे का सारा जो है वो रिलेट करता है आपका इस चैप्टर से, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। ये देखिए ये चैप्टर नंबर 7 आपका जुडिकेशन से रिलेटेड है कि आपकी जो जुडिशरी है इसको कैसे, मुझे कोई जुडिकेचर की डेफिनेशन बता सकता है आप लोगों में से? जुडिकेशन की डेफिनेशन, एक डेफिनेशन मुझे बताएं कोई कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है। ये मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, ये लें जी, कोई एक पर्सन मुझे जुडिकेचर की डेफिनेशन बता दे एक लाइन में जी। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें एक टेक्निकल वर्ड सिर्फ ये आया है, लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। कोई और बताए? यू मे यूज माइक, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया अगर आप करना चाहें तो जी। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, आगे भी इसको कंप्लीट कीजिए, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर जी, it means to protect the laws from violation. ठीक है, ओके, और कोई बताइए? सर जी वालेकुम अस्सलाम। मींस दैट जिस तरह से जज जो है वो जो अपना वर्किंग करते हैं, उनका काम जो करना होता है उसको ठीक है, हम जुडिकेशन कहते हैं। ठीक सर है इसमें ये है कि एक्ट ऑफ जुडिकेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। शाबाश, वेरी गुड, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन आपने बताई है। देखिए असल में होना ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस होगी, लेकिन कौन करेगा? जजेस करेंगे, बाय द जजेस, ये याद रखना आपने। ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होगी, जजेस के जरिए की जाएगी या कोर्ट्स के जरिए की जाएगी। एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं करेंगे। एग्जीक्यूटिव का काम इसमें, यानी कि सारी अथॉरिटी जो है वो जुडिशियल ऑफिसर के पास होनी चाहिए, सिंपल सी बात ये है। हाँ, एग्जीक्यूटिव जो है वो एज ए फैसिलिटेटर यूज करते हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं इनको, लेकिन जुडिकेचर के अमल में वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते। क्लियर हो गया जी? अच्छा, ये हमारा पार्ट 7 है। तो आपको मैं स्पेशली जो लोग, ठीक है जी, स्पेशली जो लोग एएसजे के लिए जा रहे हैं ना, उन्होंने अपने इस सिलेबस को ये पार्ट्स के रेफरेंस से लाजमी प्रिपेयर करना है, क्योंकि मे भी वो आपसे क्वेश्चन ही ऐसा पूछे कि इस पार्ट के अंदर क्या डिस्कस हुआ है, ठीक है। वो आपसे ओवरव्यू पूछ ले उस पूरे के पूरे पार्ट का, तो आपको पूरा उसका जो जितने भी उसके चैप्टर हैं, उसके अंदर 2 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, उन सब के ऊपर आपको अपनी फुल ग्रिप करनी पड़ेगी, फिर आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। 7 हम पार्ट तक चले गए जी। पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी था, पार्ट 2 जो था हमें बता रहा था फंडामेंटल राइट और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के बारे में। पार्ट 3 ने हमें कहा था कि फेडरेशन होगी हमारी गवर्नमेंट, और पार्ट 4 ने हमें प्रोविंसेस के बारे में बताया
कि इसके अंदर जो स्टेट्स होंगी, प्रोविंसेस होंगे, वो क्या होंगे, और फिर पार्ट 5 ने हमें इन दोनों के रिलेशनशिप को बताया। पार्ट 6 हमने सेपरेट कर दिया कि वो हमारे कंट्री के जो फाइनेंस है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं, कोई आपकी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कोई ओन ही नहीं कर रहा तो उसे कौन ओन करेगा, प्रोविंस करेगा या फेडरल गवर्नमेंट करेगी, इन सारी मैटर्स को पार्ट 6 ने डिस्क्राइब कर दिया। पार्ट 7 हमने कहा जुडिकेशन से रिलेटेड है, और पार्ट 8 जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड है जी। पार्ट 8 हमें बताएगा कि इलेक्शन कंडक्ट कौन करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उसकी पावर्स क्या है, ठीक है। तो पार्ट 8 हमारा इलेक्शन से रिलेटेड है जी, क्लियर हो गया। पार्ट 8 हमें डिटेल इलेक्शंस के बारे में बताएगा कि इलेक्शन का जो एक क्राइटेरिया है वो क्या होगा और किस तरह से हम उसे चलेंगे। पार्ट 9 पे आ जाए जी। अच्छा, पार्ट 9 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्लामिक प्रोविजन कौन सी है। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जी कौन कौन सी ऐसी प्रोविजन है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और वो सारी की सारी इस्लामिक प्रोविजन है। तो पार्ट 9 आपको इस चीज के बारे में बताता है कि हमारे कंट्री के अंदर जो है किस तरह से जो है इस्लामिक वो जो जिसे कह लीजिए कि हमारे एक थॉट है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें आई थिंक 5 के करीब आर्टिकल है जो हमें ये बताते हैं कि किस तरह से आपने कुरान और सुन्ना के मुताबिक जिंदगी को अपने कंट्री में लेके चलना है। पार्ट 9 हमें इस चीज का बता रहा है जी। पार्ट 10 ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 10 हमें इमरजेंसी पावर्स के बारे में बताता है, ठीक है, कि इमरजेंसी की जो प्रोविजन है वो कैसे होंगी और वो कैसे अप्लाई की जाएंगी, ठीक है, उनको किस तरह से आप जो है वो लेके चलेंगे। तो आपका जी पार्ट 10 हमें इमरजेंसी पावर्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। और इसके भी आई थिंक 6 ही आर्टिकल्स हैं, इसके ज्यादा नहीं है। तो ये भी एग्जाम में वो आपसे पूछ सकते, पूरे का पूरा पार्ट 10 जो है वो आपसे डिस्कस करने को वो कह सकता है। एनी कंफ्यूजन जी इधर तो कोई किसी को? Anybody want to add something? No, sir. Okay जी। नो सर। ओके, आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हम इसका जो सेकंड लास्ट पार्ट है और लास्ट 11 और 12। अच्छा, 11 जो है हमें लेजिस्लेशन के अंदर जो हमारी अमेंडमेंट्स होती है ना उसके बारे में बताता है कि अगर आप अमेंडमेंट करना चाहें, अगर आप लॉ को बदलना चाहें तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा। ये आपको आपका जो पार्ट 11 है वो बता रहा है। बहुत शॉर्ट सा है ये, सिर्फ 2 ही आर्टिकल है इसके, ठीक है। एक तो आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे अमेंडमेंट होती है, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर आप कहते हैं कि जी जो मनी बिल है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन बिल की अमेंडमेंट किस तरह से, ये आपका जो है वो यहाँ तक आता है। आखिरी इसका पार्ट देख लें। आखिरी पार्ट जो है ना, देखिए मैंने जैसे कहा था ना कि जब आप इसको पढ़ेंगे और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो आपको लगेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जबरदस्त है। आखिरी पार्ट में उसने सारी वो चीजें रख दी कि जो डायरेक्टली किसी और से लिंक नहीं थी कर रही, यानी उसको उसने मिसलीनियस की हेडिंग दे दी और अलहदा से एंड पे जो है वो बना दिया। अब इसके जो अगर देखा जाए तो आपके 7 चैप्टर्स हैं इस मिसलीनियस के आगे फर्दर, ठीक है, जिसमें हमने आर्म फोर्सेस के बारे में देखना है या जो इंटरप्रिटेशंस की चीजें, ये डिफरेंट चीजें हमें उसने सबसे लास्ट में जो है वो लिख दी। यानी ये 240 से लेकर 280 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो आपके इस लास्ट पार्ट में है, ठीक है। ये तो बेटे आप लोगों की होगी, सब लोगों के लिए एक कि आपने किस तरह से इसको बनाना है। अब आगे चलते हैं जी। ये अच्छा, मैंने आपको कहा कि सबसे पहले स्कीम, यहाँ पे अभी स्कीम आपकी खत्म नहीं हुई है, ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ अभी देखा है इसके पार्ट्स को। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हिस्से हैं, शाबाश बताइए जी। सर आगे इसके शेड्यूल्स आ जाएंगे शेड्यूल और उसके बाद जो है हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है जी वो भी एनेक्स इसको जो के नेक्स्ट तौर ईयर में से, बिल्कुल बिल्कुल जो एनेक्स के तौर जी। से एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के तौर से दी गई है वो भी हम करेंगे। अब हम चलते थे शेड्यूल के ऊपर। शेड्यूल्स क्या है इसके, जरा उनको भी देख लेते हैं। आई थिंक ये पार्ट में कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने आर्टिकल्स रिलेट नहीं किए। अच्छा, एक और भी पॉइंट मैं पिछले 2-3 दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप लोग जब लेसन हो रहे होते हैं ना तो उसमें आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। एक तो हम डिस्कशन लेंथी ले चलते जाते हैं और फिर एक हम जो है ना क्रॉस जो डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा इससे अवॉइड किया करें। देखिए आपका जो एग्जाम है ना ये 70% थ्योरी है, ठीक है, बल्कि 80% थ्योरी है। सिर्फ 20% इसमें प्रैक्टिकल आपने माइंड में रखना है। हाँ, प्रैक्टिकल आपका होगा
जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे, फिर हम इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है, कि जब आपने आगे जाके जब आप लोगों का रिटर्न कंप्लीट हो जाएगा ना, इंशाल्लाह फिर हम इसको प्रैक्टिकल के हवाले से, देखिए आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका प्रैक्टिकल बहुत एक्सपीरियंस है, जो कोर्ट में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं कि जिनकी कोर्ट की जो प्रैक्टिस है वो इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस में और जो आपकी थ्योरी में जमीन आसमान का डिफरेंस है। एक बंदा बेचारा जो सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ रहा है ना, उसको जब आप वो प्रैक्टिकल चीजें बताना शुरू हो जाएंगे ना, उसने घूम जाना है, उसने कहना ये क्या हो रहा है। तो मेरा आपको एक ओपिनियन है, ये मेरा आपके लिए कि मेरी सजेशन है कि हमें ज्यादा फोकस अभी थ्योरी पे करना है, हमने अपने रिटर्न को पहले कवर करना है। रिटर्न जब हमारा हो जाएगा, फिर जितने भी दोस्त हमारे जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, हम इन सब की खिदमत लेंगे। फिर हम जो थ्योरी बोलने वाले हैं वो बोला करेंगे, फिर आप लोग हमें पढ़ाया करेंगे, फिर आप लोग हमें प्रैक्टिकली समझाया करें। तो ये मेरी एक सजेशन है, और आई थिंक आप लोगों को ये करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपना एक, हमारे पास 40 मिनट की क्लास होती है मैक्सिमम 1 आवर की, उसमें से हम 20 मिनट सिर्फ एक ही आर्टिकल पे, ये एक ही पॉइंट पे लगे रहते हैं, तो हमारा वो फिर सिलेबस वगैरह पूरा नहीं होगा। थ्योरी अपनी कवर करें, 70% मैंने कहा आपका 80% एकेडमिक है, ठीक है, आपका 70 to 80% एग्जाम एकेडमिक है, 20 से 30% प्रैक्टिकल है। और अभी आप अपने आप को उस लेवल पे रखें कि हम अपना एकेडमिक कवर करके 60% मार्क्स क्रॉस करते हैं अपने रिटर्न के अंदर, 60-70 के दरमियान हम लोग क्रॉस करते हैं, ठीक है। फिर जब हमारा रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग प्रैक्टिकल के लिए जितने भी हमारे साथ लोग अटैच हैं, जिनका कोर्ट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, फिर हम उनसे क्वेश्चनिंग किया करेंगे, वो फिर हम उनको प्रैक्टिकल को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सो अब आगे जो भी लेसन होंगे उसमें हमारे जो मेंटर जो हैं, जो टीचर हैं, वो भी चीज का ख्याल रखें कि क्वेश्चनिंग के लिए जरा थोड़ा टाइम कम कर लें, एंड पे कर लिया करें, ठीक है। मेरे लेसन में वैसे आप कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, अगर आप दरमियान में भी पूछना चाहें, एवरीबॉडी इज अलाउड टू आस्क। लेकिन बाकी मेंटोर, क्योंकि वो उनको गैजेट्स वगैरह का भी इतना कंट्रोल नहीं करना आता, तो फिर वो मैंने देखा है कि थोड़ा सा ना एक मैस सा क्रिएट हो जाता है, सब लोग बोलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो, क्योंकि जो बेचारा बंदा कोर्ट नहीं ना जा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको अगर आप कोई ऐसी चीज कहेंगे ना, उसको जो बेचारे को पता है वो भी भूल जाएगा, उसने कहना मैं क्या करूं, यहाँ पे मैंने तो पढ़ा कुछ और है और कोर्ट्स में तो कुछ और हो रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं जी शेड्यूल्स पे। 7 शेड्यूल्स हैं जी हमारे। अच्छा, ये मैं यहाँ पे ना, मैं आप लोग अगर आपके पास बॉल पेन वगैरह तो लिख लीजिए प्लीज इसे, मैं इसको, क्योंकि मेरे पास इसकी इस वक्त वो नहीं है, एक सेकंड में ये शेयर कर देता हूँ। ये शेड्यूल है जी, देखिए। अब इसका जो फर्स्ट शेड्यूल है ना, ये एनेक्स पहले देखिए, एनेक्स हमारे पास हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया गया था, ठीक है। पहले वो प्रीएम्बल के तौर से थी, फिर बाद में हमने उसको सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया था। तो हमने इस पे बड़ी डिटेल डिस्कशन की हुई है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। आगे अब जब शुरू करेंगे तो फिर थोड़ा सा मैं इसका बता भी दूंगा, लेकिन पहले आपका जो एनेक्स है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बता रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो सप्लीमेंट है, एनेक्स होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ऐड कर देते हैं, वो आपकी एनेक्स होता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। फिर इसके बाद फर्स्ट शेड्यूल पे आ जाइए। जो फर्स्ट शेड्यूल है ना, इसका लिंक है आर्टिकल 8 से, ठीक है। आर्टिकल 8 जो है ना, उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ लॉज बनाने की एग्जम्पशन है, कुछ लॉज है जिनकी एग्जम्पशन है, ठीक है। उसके लिए ये शेड्यूल बनाया गया है, यानी आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 जो है 8 का, 8 1 और 2 के बाद जो है हमें जो ये आर्टिकल 3B और 4, ये हमारे शेड्यूल का हिस्सा है, ठीक है जी। और इसका उसने बता भी दिया, लॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द आर्टिकल 1, 8(1) एंड 8(2) कि वो कौन से लॉज हैं कि जो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुए। बड़ी लंबी लिस्ट है ये, आपको इस पे खपने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यू शुड बी अवेयर कि आर्टिकल 8 के रेफरेंस से आपने शेड्यूल बनाया। ये शेड्यूल क्या होता है जी, किसी को आइडिया है? शेड्यूल किसको कहते हैं? शेड्यूल, शाबाश बताइए जी। सर, जो चीजें आर्टिकल्स में या सेक्शन में उस वक्त मेंशन नहीं की जाती, उसके बाद उन्हें एक स्केड्यूल बना के उन्हें जो है वो तरतीब दे दिया जाता है और उस कानून का या उस आइन का हिस्सा बना दिया जाता है। वेरी गुड जी, जबरदस्त। मलक उस्मान साहब, वेल डन जी। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं?
मजीद एक्सप्लेन कर दिया जाता है सर स्केड्यूल में। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, जबरदस्त हो गया। हम क्या करते हैं कि बेसिकली कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम ना एक कॉलम्स में, या आप कह लीजिए कि हम रोज के साथ एक टेबुलर फॉर्म में एक टेबल बना के इस तरह से लिख देते हैं कि वो एक सिस्टमैटिकल ऑर्डर में आ जाए, वो हमारे पास शेड्यूल बन जाते हैं। ठीक है, यानी हम उसको कॉलम्स में, रोज में ऐसे एडजस्ट कर देते हैं कि वो फिक्स हो जाता है और हमारे लिए वो आसानी हो जाती है। जब हम उसको अप्लाई करेंगे हमें बार बार उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, हम उस शेड्यूल का सिर्फ रेफरेंस लिखते हैं कि शेड्यूल का कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, या जो भी है, मतलब हम उसको फिक्स कर देते हैं, उसको स्पेसिफाई कोडिफाई जो है वो कर दिया जाता है। हमारे लिए वो आसान हो जाता है कि हम उस लॉ को अप्लाई आसानी से कर सके। तो फर्स्ट शेड्यूल आपका आर्टिकल 8 से रिलेटेड है। सेकंड शेड्यूल क्या है जी? हारून साहब बताइए। सर ये जो शेड्यूल है, स्केड्यूल में जो मेंशन है, बार दफा सर ऐसे होता है कि जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आपने आगे चल के बताना है ना, तो इसका आर्टिकल भी मौजूद है। अगर क्वेश्चन वो पुट करता है तो क्या हम इसका भी इधर इंटरलिंक करके हवाला दे के तो हमने वो उसको ब्रीफली बताना है, या कि सिंपल उस आर्टिकल के आता की रहना है? देखिए, अगर तो आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है कि आप उस शेड्यूल का वो रेलेवेंट पॉइंट ढूंढ लेते हैं, जैसे फर्ज कर ले हमने जो इसका जो शेड्यूल है जिसमें ओथ के बारे में बात की गई है, अब आपसे उसने नेशनल स्पीकर के बारे में पूछा है, अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर इतनी स्किल है तो आप स्पीकर के बारे में बता दीजिए कि इसका ओथ जो है शेड्यूल 3 में किस जगह से लिया जा रहा है, बता सकते हैं, कोई इसके ऊपर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट सेव द टाइम, ये जरूर ज़हन में रखिएगा कि ये चीजें आपकी एक्स्ट्रा तो हो सकती है, लेकिन आपने अगर इसकी वजह से अपना दूसरा टाइम ज़ाया कर दिया तो फिर बिल्कुल ना कीजिएगा। और इससे भी बड़ी बात, अगर आपको 100% श्योर है तो लिखना है, वरना नहीं लिखना, गलत नहीं लिखना। ठीक है, गलत लिखने से ना लिखना बेहतर होता है। ओके, एग्जाम के अंदर आपको चाहिए, अगर तो आपको 100% उसकी रेलेवेंसी का पता है, आपको पता है कि शेड्यूल 2 में ये कॉलम, ये लाइन, ये हमें इससे रिलेट करेगा, बिल्कुल लिखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा, लेकिन गलत ना लिखिए। अच्छा, आगे चलते हैं सेकंड शेड्यूल पे। अच्छा, सेकंड शेड्यूल जो है ये हमारा जो आर्टिकल रिलेटेड है प्रेसिडेंट से, उनसे रिलेट करता है। ठीक है, यानी आपने इसमें बताना है, सॉरी ये, हाँ ये मैं इसको उधर ले गया हूँ, एक सेकंड चला। अच्छा, अब आपका प्रेसिडेंट का ये तो आगे हम चले गए, इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, ये उसने, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का है जी। नेक्स्ट उसने बताया कि जी हमारा ये 2A आर्टिकल जो है सब्सटेंटिव पार्ट बन गया। एक सेकंड, मैंने वो पेज पहले निकाला था, किधर ले गया। चले, अगर मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा तो आप नोट करते जाइएगा। हाँ जी, पहला हमने शेड्यूल क्या कहा जी? पहला शेड्यूल हमारे पास आगे आर्टिकल 8 से रिलेटेड है। शेड्यूल 2 जो है वो 41(3) है। ठीक है, आर्टिकल जो है हमारा 41(3) का ये कंटिन्यूटी में लेके जा रहा है, जिसमें हमें ये बताया गया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके बारे में उसने बताया। ये जी सेकंड शेड्यूल। ठीक है, ये आर्टिकल 41(3). ओके, सेकंड शेड्यूल हमें बताता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, कौन उसको प्रिजाइड करेगा, किस तरह से वोटिंग होगी, हर चीज के बारे में हमें शेड्यूल जो है वो सेकंड शेड्यूल जो है वो हमें ये बता रहा है। अब चलते हैं जी आपका शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 जो है हमें बताता है कि जो आपके जितने भी ये डेजिग्नेशन है, लाइक प्रेसिडेंट है या स्पीकर है, इनका ओथ कैसे लिया जाएगा, ओथ ऑफ द ऑफिस। ठीक है, यानी ये आपका ओथ ऑफ द ऑफिस के बारे में बताएगा। अब देखिए, अगर आपने आर्टिकल 42 का पता हो आपको, तो आप यहाँ पे शेड्यूल का रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन फिर बात वहीं पे आ गई, अगर आपको 100% श्योर है तो लिखेंगे, वरना नहीं। सो शेड्यूल 1 हो गया, आर्टिकल 8 से रिलेट कर रहा है, जिसमें हमें एग्जम्पशन दी जा रही है कुछ लॉज की। शेड्यूल 2 जो हो गया वो 41(3) है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड। शेड्यूल 3 जो है आपका वो ओथ से रिलेटेड है, कि जितने भी ये डेजिग्नेशन है इनका ओथ कैसे होगा, प्रेसिडेंट का कैसे होगा, प्राइम मिनिस्टर का ओथ कैसे लिया जाएगा। अब ये देखिए, रेलेवेंसी साथ साथ चल रही है, अगर आपको 100% श्योर है तो आप ये लिख सकेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके ओथ्स के बारे में बताया जाता है। तो ये हो गया जी आपका शेड्यूल 3। अच्छा, अब आ जाइए जी
फोर्थ शेड्यूल आपका असल में जो आपकी लेजिस्लेटिव लिस्ट है ना उसके बारे में बताता है, और आर्टिकल 70 है जो इससे रिलेट करता है। फोर्थ शेड्यूल से साथ आपका आर्टिकल 70 और उसका सब आगे जो पार्ट है वो 6 जो है वो इससे रिलेट करता है शेड्यूल नंबर 4 के साथ। यानी फोर्थ शेड्यूल ने हमें कुछ लेजिस्लेटिव की एक लिस्ट बना के दे दी है, वो उसमें मेंशन है, वो आपका आर्टिकल 70 से रिलेटेड। शेड्यूल 5, अच्छा यहाँ पे हम पहले जो बात कर रहे थे ना तो उसमें किसी ने कहा कि जुडिकेचर में जो है वो जो जजेस की सैलरी वगैरह की भी बात होती है। नहीं भाई, वो आपने उसमें बात नहीं करनी। हमें जो हमारा 5th शेड्यूल है वो इस चीज के बारे में बताता है, ठीक है। ये देखिए 4th शेड्यूल मैंने कहा जैसे लेजिस्लेटिव लिस्ट का हो गया, ठीक है, ये आर्टिकल 70 से जो है वो रिलेट करता है। ये आपने इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन एक ओवरव्यू आपको आइडिया होना चाहिए इन सब का। एक मिनट, क्वेश्चन है किसी का शायद जी। 74 बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा आगे चलें जी। अब ये आ जाइए जी कि आपका 5th शेड्यूल क्या है जी। 5th शेड्यूल ये देखिए जी, ये अब हमारे वो जो जुडिकेचर हमने किया था उससे रिलेटेड है। अगर आपको वो कोई ऐसी चीज आपको लगता है कि जो जुडिशरी से रिलेटेड है और उसमें उसकी सैलरी से रिलेटेड या उसकी टर्म्स ऑफ सर्विस या कंडीशन से रिलेटेड आ जाए तो ये आपको 5th शेड्यूल जो है वो बताएगा। 5th शेड्यूल इसके बारे में आपको डिटेल बताता है कि जजेस की सैलरी